अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाज़िया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं सईद काजी और समी इब्राहिम। सबसे पहले आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे कि एक जानिब तालिबान ने काबुल में 12 मकामात पर एक साथ हमले करके वहाँ पर जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की कोशिश है उनको ललकारा है और मुख्तलिफ मकामात पर एक साथ 12 हमले किए हैं। दूसरी जानिब हमारे यहाँ सेंट्रल जेल बनू में भी तालिबान ने हमले करके मुतादिद कैदियों को यहाँ से छुड़वा लिया है। दहशतगर्दी के वाक़यात बॉर्डर के उस पार हों या इस पार, दोनों ममालिक ही इससे मुतासिर होते हैं। दोनों जानिब से किस तरह के पैगाम देने की कोशिश की गई है, इस पर बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी इतने ज़्यादा सरगर्म नजर आ रहे हैं सराइकी सूबा बनाने में कि उन्होंने सराइकी बैंक बनाने का भी ऐलान कर दिया है। नए सूबे बनाना कोई अनहोनी बात नहीं, लेकिन क्या नए सूबे सिर्फ पंजाब की ज़रूरत है? बाकी सूबों को नज़रअंदाज करके क्या पंजाब में सियासत करने की कोशिश की जा रही है? इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा और बहुत सी खबरें आपके साथ शेयर करेंगे एक ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद मुल्तान से हमें ज्वाइन करेंगे हमारे नुमाइंदे शरीफ जोया और मुस्तनसर बलोच होंगे हमारे साथ जय खान से। ब्रेक के बाद इनके साथ बात करेंगे और आपकी लाइव कॉल्स भी लेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। प्रोग्राम में आप हमें लाइव कॉल्स भी कर सकते हैं, आपकी भेजी गई ईमेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। मुख्तलिफ खबरें और हैं हमारे पास आपके साथ शेयर करने के लिए। सबसे पहले काजी साहब से पूछ लेते हैं। शाज़िया, सबसे पहले तो यही बात करेंगे, बनू में जो हमला हुआ और काबुल में जो हमला हुआ ये एक तसलसल है और ये अब बात साबित हो चुकी है कि एक डिज़ास्टर था ये जो हमारी पॉलिसीज़ थी। काबुल में तो इस वक्त भी जंग जारी है जी जी, तो ये हमें कहाँ लेके जाएगा ये सारा मंजरनामा? ये हमारी जंग है, हमारी बड़ी प्यारी जंग। ये हमारे यहाँ कभी कायरा साहब कहा करते थे कभी कोई, तो ये जंग हमें कहाँ लेके आई है? कैसे निकल सकते हैं अपनी आबादियों को हम? इस हवाले से बात करेंगे। फिर एक और खबर, एक बच्ची 4 साल फिर भी नहीं हुई, वही बर्बरियत और बेहूदगी की दास्तान जो बार बार और हर रोज़ दोहराई जाती है, क्योंकि प्यूनिटिव एक्शन नहीं होता, उस पर कोई किसी को सजा नहीं मिलती, लिहाजा ये बार बार रिपीट होता रहता है। और फिर एक खबर जो हम पिछले दिनों बात नहीं कर सके, क्योंकि अब हाल ही हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ इकनॉमिक प्रोग्राम्स देती हैं या उस पर कोई बात करती हैं, तो कुछ हल्की सी बात की थी जिस पर हम बात नहीं कर पाए थे। PTI ने विलेज प्लान दिया था, तो उसमें एक फिगर शायद हमसे कुछ इधर उधर भी होगी, उसको करेक्ट करेंगे और देखेंगे कि ये क्या प्लान है, कहाँ तक डिलीवर कर पाएगा। और आखिर में अगर वक्त मिलता है तो कैबिनेट में जो रीशफल हुई है, अभी महकमे अलाट होने हैं आज मुबैना तौर पे, और उसमें सुना ये है और मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि खींचातानी हो रही है, तो उसमें किसको क्या मिलेगा इस ज़िम्मे में बात करेंगे। समी साहब। शाज़िया, अमेरिका ने बहुत सारे तरक्याती प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में बंद कर दिए हैं USAID ने, और कहा यह है कि ये इसलिए बंद किए गए हैं क्योंकि इनके जो मतलूबा नताइज वो इनसे हासिल नहीं हो रहे थे। और अब अमेरिका बजाय इसके कि बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू करे, सिर्फ चंद प्रोजेक्ट्स पर अपनी फोकस रखेगा। दूसरी जानब भारत ने ये इंदिया दिया है कि वो भारत के अंदर पाकिस्तानी बिजनेसेस की जो बराह रास्त सरमायाकारी है उसकी इजाज़त देने पर गौर कर रहा है। बड़ी डेवलपमेंट है, इस पर बात करेंगे। आज NRO अमल दरामद केस में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फ़ैसला सुनाए जाने का इम्कान है कि वज़ीर-ए-आज़म सदारती ख़त के बारे में पता चलेगा कि क्या है। दूसरी जानिब सदारती जो रेफरेंस था जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में सुप्रीम कोर्ट में, उसमें एतजाज़ अहसन को हुकूमत ने अपना वकील बनाया। तो देखेंगे कि क्या जो अदालतें हैं ये अब भुट्टोज़ को इंसाफ दे सकेंगी? क्या जो वही सोच आज से 30-35 साल पहले थी जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सज़ाए मौत सुनाई गई थी, क्या आज भी वही सोच सुप्रीम कोर्ट में है? और फिर एक अहम डेवलपमेंट है, लॉर्ड नज़ीर अहमद जो हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर हैं, उनकी लेबर पार्टी ने रुकनीत मनसूख कर दी है, सस्पेंड कर दी है, और वो अब वापस जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जॉर्ज बुश और टोनी ब्लेयर को वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके जाएंगे, और उनके बारे में उनसे ये इतलात हैं कि उन्होंने ये कहा एक तकरीर में कि वो इससे 10 मिलियन पाउंड का वो इनाम भी देंगे जो उनकी इसमें मदद करेगा। तो इन तमाम मौज़ूआत पर आज चलिए इस पर आगे चल के डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले काबुल के हालात पर बात करते हैं। हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब जो कुछ हुआ सबके सामने, अभी भी वहाँ पर इस तरह की लड़ाई जारी है। एक जानिब हम लोग वहाँ पर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में उधर भी नुकसान हुआ, इधर भी नुकसान हुआ, एक जानिब फ़ौजें निकालने की वहाँ से बात की जा रही है। तो इस तरह के डिस्टेबलाइज हालात देकर वहाँ से फ़ौजी इनखला मुमकिन हो सकेगा? देखिए शाज़िया, फ़ौजी इनखला तो मुमकिन, चाहे अमेरिका या नेटो कुछ भी उनकी ख्वाहिश हो, वो तो करना पड़ेगा, क्योंकि आप
एक इंडिपेंडेंट मुल्क है अफ़गानिस्तान, आप उस पर इतना ज़्यादा अरसा कब्ज़ा रख नहीं सकते। और फिर आपने पिछले 8-9 साल से ये पूरी क़ुव्वतें वहाँ पर मौजूद हैं और बेपनाह खून बहा है, कत्ल गारत हुई है, लेकिन कोई मसला हल नहीं हुआ। जो हालिया जो वाक़या कल का जो है, ये एक चीज़ की इससे बड़ा वाज़े तौर पर ये सामने आई है कि वहाँ पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है अमेरिका का, कोई इस तरह से कंट्रोल नहीं है, ना ही नेटो फोर्सेस का कंट्रोल है। ये साबित हो गया। देखिए ना, जहाँ पर हमला हुआ वो एक इंतहाई सेंसिटिव एरिया, रेड जोन, जिसमें तमाम एम्बेसीज हैं, फिर उनकी पार्लियामेंट पर, तो वहाँ पर अगर तालिबान ने आकर इस तरह का अटैक किया है तो इट शोज़ के वो बड़े मुनज़्ज़म है। और फिर एक जगह पर हमला नहीं हुआ, मुख्तलिफ जगहों पर हमला, मुख्तलिफ शहरों में। मैसेज ये है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जो भी आपकी पॉलिसीज़ हैं, वो ना आज काबिल कबूल हैं, ना पहले काबिल कबूल थी। और जो मौजूदा जो एक हमला हुआ है उसमें सिर्फ मैं आपको एक मुख्तसरन बात बता दूं कि गुज़श्ता चंद हफ्तों में वहाँ पर बड़े वाक़यात हुए हैं। मसलन कुरान पाक की बेहुरमती की गई, फिर उसके बाद मासूम जो लोग थे अफ़गानी, वो एक फ़ौजी ने कत्ल किए। और जिस तरह रेमंड डेविस को पाकिस्तान से अमेरिका निकाल के ले गया, उस फ़ौजी को भी फौरी तौर से अफ़गानिस्तान से निकाल कर अमेरिका मुंतकिल कर दिया गया। तो जो इससे पहले बहुत सारे जो मुतहारिब अफ़गान ग्रुप थे ना, अब उनके बारे में ये इत्तलात आ रही हैं कि वो सारे के सारे इकट्ठे हो गए हैं और अब उनको जो एक सपोर्ट है पॉपुलर, क्योंकि जो इनजस्टिस हुआ है वहाँ पर, उस पर ये एक बहुत बड़ा रिएक्शन है। तो वो जो प्रोसेस हम लोगों ने स्टार्ट किया था अमेरिका और तालिबान के साथ मुज़ाकरात का, देखिए वो जो जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है ना, उसका आगाज़ ही मुनाफ़क़त पर था, क्योंकि जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, जो तालिबान ग्रुप हैं और फिर ख़ास तौर पर पाकिस्तान जिसने जंग लड़ी पूरी तरीके से, उनको उस सारे मुज़ाकराती अमल से बाहर निकाल दिया गया। पाकिस्तान पर यह प्रेशर किया गया कि जो पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं उन पर उनके साथ आप मुज़ाकरात नहीं करेंगे, और इसमें इंडिया को अफ़गानिस्तान में एक बहुत बड़ा रोल दे दिया गया। और अब ये जो सारा वाक़या हुआ, इसका एक और भी मैं आपको फॉल आउट बता दूं। वेस्ट की जो एक अपना एक ख़ास अंदाज़ है, वो आप देखेंगे अगले चंद दिनों में कि ये जो अफगानिस्तान में अब हमले हुए हैं, इसका इल्ज़ाम भी हक्कानी ग्रुप पर लगाया जाएगा और मुर्द इल्ज़ाम एक तरीके से पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को ठहराया जाएगा। यानी जो नाकामियां अमेरिका की या नेटो की हैं, पाकिस्तान पर डाल दी जाएंगी। तो इसके पाकिस्तान लगाया नहीं जाएगा, लगा दिया गया है। रेयान क्रॉकर जो है उनके एम्बेसडर, उन्होंने कहा जी ये काम ही हक्कानी ग्रुप का है और ये किसी और का काम नहीं है। बात यह है शाजिया, जब ये बड़ी ताकतें हम 20वीं सेंचुरी में देखते रहे हैं कि अपनी मर्जी से तारीख का रुख मुतय्यन करने की कोशिश करती हैं, पॉपुलर विल को कुचलती हैं, बर्बाद करती हैं, और ये तो फिर उसके नतीजे क्या निकलते हैं, भले वो वियतनाम हो, भले वो इराक़ हो, भले वो अफ़गानिस्तान हो। मगर हम क्या कर रहे थे, हमने ये जो हमारे अफ़गान और पश्तून भाई हैं, हम उस वक्त थी, मैं तो अंगुश्त बदनदां रह गया था जब हमने ये सोचा कि हमने ये फैसला कर लिया कि इनके साथ हम लड़ेंगे, जिनके साथ जो बरतानवी साम्राज्य नहीं लड़ सका, जिसने आज जो अमेरिका का असर कर दिया। 1,30,000 फौज है वहाँ पे, 30 से 40 हज़ार वहाँ पे टोटल तालिबान लड़ रहे हैं, तो 1,30,000 फौज वहाँ पे नेटो की है। 10 साल की मिलिट्री कैंपेन है, और वो आज कहाँ लेके आई। अब क्या बेचेगा बारक ओबामा अपने लोगों को कि मैं बड़ा कामयाब होके और जीत के वापस गया हूँ। इसका मतलब क्या है कि ये हर जगह पे डिस्टेबलाइज कर रहे हैं रियासतों को, और ये इनका मकसद है। पाकिस्तान पर इस कार्रवाई की कोई पाकिस्तान को इनको डिस्टेबलाइज करके ये हुक्मरानी करते हैं दुनिया पे, ये लंबी बात फिर कर लेंगे। मगर हम क्या करते रहे, हम जो है पहले वी आर फॉलोइंग ऑन ईच अदर टू फॉलो अमेरिकन ऑर्डर्स, चाहे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट रही है, चाहे ये दोबारा आ गए। तो हमने कभी नहीं सोचा कि हमारी आबादियों का क्या मफाद है। आज बन्नू जेल में देखें, काबुल में तो जो हो रहा है उस पर भी हमारा दिल रोता है कि हमारा रीजन है, मुसलमान भाई हैं हमारे, लेकिन ये जो बन्नू में हुआ है इसका क्या मतलब है। यानी एक अरसे से एक लल था, एक खामोशी लगता था, हम भूल रहे थे आहिस्ता आहिस्ता क्या इस्लामाबाद में हुआ GHQ पे, और फिर हमें पता चलता है कि नहीं भाई, दे आर कमिंग बैक विद सच अ वेंजियंस, और इतने विशियस अटैक्स कर रहे हैं कि सारे बंदे उठा के ले गए, और ये आ जाते हैं हम जंग करेंगे। हम ये सवाल, जब तक हम अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की पॉलिसीज़ को टो करते रहेंगे, जब माशी तौर पे जब हम उनको टो करते हैं, तो हमारी आबादियों में क्या बर्बादी फैली है। और जब ये जो बन्नू का जो वाक़या है ना, इसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग वो पहलू ये है कि तकरीबन 1.25 घंटे तक वो लोग
वहां पर कार्रवाई करते पहले उन्होंने बिल्कुल साहब इसको रिकाउंट इसलिए नहीं किया कि ये परसों से चल रहा है। इसमें जो है 200 लोग थे, वो 400 लोगों को छुड़ा के ले गए, 29 वापस आ गए हैं। देयर वाज हार्डली एनी रेजिस्टेंस। तालिबान के जो स्पोक्स पर्सन है उसका बयान आया कि हमारी एक कैजुअलिटी भी नहीं हुई और आराम से आए, ना उन्हें किसी ने आते हुए देखा ना किसी ने जाते हुए। दैट गोज विदाउट सेइंग एंड दीस डिटेल्स आर रिट लार्ज। बशीर बिलोर का ये बयान कि वो हमसे ज्यादा ताकतवर थे जदीद हथियारों से लेसे, जस्टिफाई करते हैं इनके इस बात? मेरा ख्याल है कि ये कहना कि वो हमसे ज्यादा ताकतवर थे, ये तो मुझे नहीं पता। ताकतवर तो थे। इसमें कोई शक नहीं कि वो ले गए, लेकिन इससे भी एक ज्यादा बड़ा पहलू है कि ना सिर्फ वो ताकतवर हैं बल्कि वो हमारे अंदर पूरी तरह शामिल हैं। मैं ये सवाल करता हूँ इंतजामिया से, मुझे इसका जवाब नहीं मिला कि 1.5 घंटे तक, 1.25-2 घंटे तक वो आए, वहां पर सारी की सारी वो कार्रवाई करते रहे। कोई पुलिस फोर्स नहीं आई, कोई रिजर्व फोर्स नहीं आई। और देखें, अगर 150-200 आदमी आया बन्नू के इलाके में, रात को कोई मुझ जैसा गरीब आदमी तो सफर नहीं कर सकता। हर चौक पे एक नाका है, हर अगली सड़क पे एक नाका है। तो वो जो 150-200 बंदे वो निकले, तो वो कहां से निकले? मुझे तो ये लगता है कि वो 150-200 बंदे बाहर से नहीं आए, वो अंदर ही से होंगे कहीं से, और वो आ गए और वो निकाल के ले गए बंदों को। इनसाइड जॉब का बात हर जगह होती है, वो तो 9/11 के बारे में भी होती है कि इनसाइडर जॉब थी या नहीं थी। इस पर किताबें और डॉक्यूमेंट्रीज भी बन गई हैं। लेकिन समी इब्राहिम साहब, बात यह कि बुनियादी तौर पर पॉलिसी गलत थी। अगर आज भी हम इसे रीथिंक नहीं करते, इसको दोबारा से नहीं सोचते, हमारी मैशियत एक तरफ और हमारा अमन मुल्क का इस वक्त उस नहज पे है कि एक बहुत बड़ी एक लम्हा फिक्रिया है। सईद काजी साहब, एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। समी साहब, अभी आपने भी ये खबर दी थी कि बरतानिया की लेबर पार्टी ने लॉर्ड नज़ीर अहमद की रुकनियत को मुअत्तल कर दिया है। लॉर्ड नज़ीर अहमद इस पर यह कहते हैं कि हक की आवाज़ उठाने पर यह कार्रवाई की गई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मुसलमानों की मैं तर्जुमानी करता रहूँगा, इसके लिए कोई भी उन्हें नुकसान उठाना पड़े वो बर्दाश्त करेंगे। मुसलमानों के हक में वो इसी तरह से आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। समी साहब, आपने थोड़ी देर पहले ये हमें खबर दी थी। लॉर्ड नज़ीर अहमद, अगर हम उन पर नज़र डालें तो शुरू से, अगरचे वो हाउस ऑफ लॉर्ड के वो मेंबर हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा इस चीज़ से बालातर होकर, जो जहाँ पर ह्यूमन राइट्स का हवाला है, मुसलमानों की जो बात आई है, उन्होंने उसको बहुत हाईलाइट उसको किया हमेशा। और अभी भी ये जो बात थी, उन्होंने टोनी ब्लेयर और बुश को, जो अफगानिस्तान में कत्लो गारत हुई, अफगानिस्तान में कत्लो गारत हुई, उसको क्रिटिसाइज किया। तो इस पर उन्हें उनकी लेबर पार्टी ने, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, वो मेंबरशिप मुअत्तल कर दी। इसके अलावा एक और बात है, लॉर्ड नज़ीर अहमद ने कश्मीर में जो जुल्म इंडिया ने किया है, उसके हवाले से उन्होंने हमेशा आवाज़ उठाई है। लेकिन उस पर भी जो हमारी आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है और वो जो वज़ीर आज़म है आज़ाद कश्मीर के, उन्होंने भी कहा कि मैं लॉर्ड नज़ीर को नहीं आने दूंगा। तो वो जो आपने बात कही ना कि ये जो एक सोच हो जाती है, अगर इसमें आप एक दफा फिर शेयर कर लो, फिर इस पर कमेंट करते हैं। बरतानिया की लेबर पार्टी ने लॉर्ड नज़ीर अहमद की रुकनियत मुअत्तल कर दी है। लॉर्ड नज़ीर अहमद का ये कहना है कि वो हक की आवाज़ उठाने पर उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। वो इसी तरह से मुसलमानों की तर्जुमानी करते रहेंगे, इसके लिए चाहे उन्हें कोई भी नुकसान उठाना पड़े। लॉर्ड नज़ीर, एक मुझे अगर इजाज़त दे दें, लॉर्ड नज़ीर अहमद ने, मैं शिकागो में और वाशिंगटन में मेरी कई दफ़ा उनसे मुलाकात भी हुई, तो उन्होंने वहाँ पर अरेंज किया अमरीकी कांग्रेस में जो कश्मीरियों के साथ जो जुल्म हुआ है, उस हेयरिंग में उनकी एक टेस्टिमनी थी। वो आए, वहाँ पर भी लोगों से उन्होंने बात की। और इसके अलावा जो ब्रिटिश जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, यहाँ पर भी उन्होंने बहुत दफ़ा, कई दफ़ा जो कश्मीर के अंदर मुसलमानों के साथ जो ज़्यादती उस पर बात की। और ये जो अफ़गानिस्तान में और इराक़ में जो मुसलमानों का एक खून नाहक बहाया इन्होंने नेटो फोर्सेस ने और अमेरिका ने, इस पर तो ख़ास तौर पर उन्होंने कड़ी तनकीद की थी। और अब उन्होंने सदर बुश और वज़ीर आज़म जो साबिक है बरतानिया के, टोनी ब्लेयर, उनको बड़ा ज़बरदस्त मैं थोड़ी सी बात ऐड कर दूं। देखें, एक बड़ी फर्मेंटेशन है यूरोप की जो सियासत है इसमें। ये जो न्यू लेबर है, जिसकी अब हिस्सा नहीं रहे, ये न्यू लेबर ने तकरीबन अपनी सारी डिस्टिंक्शन ख़त्म कर दी है और कंजर्वेटिव और उनमें पॉलिसीज़ के अतबार से कोई फ़र्क नहीं रहा। जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कोई फ़र्क नहीं रहा। एक रवायती तौर पर राइट की पार्टी थी, एक रवायती तौर पर लेफ्ट की पार्टी थी। मगर जब बीच में से इकनॉमिक एजेंडा निकल गया और इकनॉमिक एजेंडा एक हो गया, तो बाकी फिर लड़ाई कभी सराइकी सूबे पर होगी, कभी किसी सूबे पर होगी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जॉर्ज गैलवे जो जीता है वहां से इससे पहले, तो ये एक और बगावत है। लेबर पार्टी में अब बगावतें शुरू हो चुकी हैं। और कल मैं प्रोग्राम देख रहा था CNN पे, फरीद ज़िक्रिया ने खास तौर पर यूरोप और अमेरिका में लेफ्ट की रिसर्जेंस की बात की। और ये बगावतें हम आने वाले दिनों में और देखते रहेंगे। एक कॉलर है हमारे साथ कनाडा से, शकील। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। मेरा सवाल ये पूछना है कि पाकिस्तान की जंग जो हो रही है, तालिबान हालात कब, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा प्लीज। मैं ये पूछ रहा था कि जो हालात खराब हैं पाकिस्तान के,
ये जो सुसाइड बॉम्बिंग तालिबान, ये हालात कब तक सही हो जाएंगे और हमारे मुल्क के? और दूसरा ये पूछना है कि हमने जो 80s में चीजें की हैं, क्या ये हिस्ट्री अपने आप को नहीं दोहरा रही पाकिस्तान के अंदर? इसके डिटेल से जवाब दीजिए। मैं यही अर्ज कर रहा था, हिस्ट्री वाकई दोहरा रही है। और हमारी ये जो लोग कहते हैं कि हमारी जो कोल्ड वॉर की पॉलिसीज़ हैं वो दरमियान में बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और फिर तारीख का एक नया सिलसिला चला, ऐसा कुछ नहीं है। तारीख में हर कदम अगले कदम से जुड़ा होता है और वही तारीख अपने आप को दोहरा रही है। और जहाँ तक रहा इस बात का सवाल कि सीरियसली रीचेक करनी पड़ेगी हमें पॉलिसी, अमेरिका से मामला करना पड़ेगा, उसे बताना पड़ेगा हजूर हकानी ग्रुप नहीं है, अफगानिस्तान के अवाम हैं जो आपके खिलाफ सफारा है और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते और आप तशरीफ ले जाएं। ये जो आप बार बार बात कह रहे हैं ना कि हमें पॉलिसी सही करना पड़ेगी, अब तो सिफारिशात हमारी पार्लियामेंट ने मुरतब कर दी हैं जिसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान एक सॉवरन स्टेट है। प्रॉब्लम अब सिर्फ ये है कि वो जो सिफारिशात हैं उनको उनकी सही स्पिरिट में अगर इंप्लीमेंट किया जाए। जब हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान एक सॉवरन स्टेट है तो उसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि यहाँ पर ड्रोन हमले ना हो। सॉवरन और इंडिपेंडेंट स्टेट का मतलब ये है कि हमारी तमाम पॉलिसियां आजादाना तौर पर बनाई जाएं और अपने मफादात के तहत। जैसे आपने जिक्र किया ना कि हमारी चाहे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी या पॉलिटिकल एलीट, उन्होंने इक्तदार में अपने आप को रखने के लिए बिल्कुल ये सोचे समझे बगैर कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस या नतायज क्या होंगे, अमेरिका की पॉलिसी को फॉलो किया, उसको ख़त्म करना होगा। सिफारिशात आ चुकी हैं, पॉलिसी सामने आ चुकी है, उस पर अमल दरामद करना होगा। आप ही एक सवाल का जवाब दे दें, आपको लगता है ये जो कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर साहब के अंडर है इस वक्त, इसमें इतनी अहलियत है कि उस पर अमल करा लेगी? मैं ये समझता हूं कि अभी तक जो नेटो सप्लाई रोकी गई और अमेरिका को जो एक सेकंड सुन तो रोकी गई सर, बात तो कर ले। एरियल कॉरिडोर जारी है। अच्छा, अगर सारा कुछ जारी है, सब कुछ वैसे ही है, तो अमेरिका को फिर क्या तकलीफ है? उसने बाहर आप ये कहना चाह रहे हैं कि बाहर निकलना आप ये कहना चाह रहे हैं 2014 में उसने अपनी हमारी लैंड इस्तेमाल करके अपना मिलिट्री हार्डवेयर बाहर निकालना है, जिसके लिए वो सारी एक सेकंड, अगर ये कॉलर से पहले जरा मैं इस पे इनको जवाब देना चाहता हूँ काजी साहब को। काजी साहब, पाकिस्तान ने पिछले 2-3 महीने में जो एक स्टांस लिया है वो अनप्रेसिडेंटेड है, इसकी खुदारा आप तारीफ कीजिए। और ये एक इसी तरीके से अगर अपनी पॉलिसीज को हम इंडिपेंडेंट और सॉवरन बना लें, जिस तरीके से हमने सलाला चेक पोस्ट के बाद एक कौमी गैरत का मुजाहरा किया है, तो यकीन करें ये मामला बहुत हद तक बेहतर हो सकते हैं। अच्छा, इससे पहले हम बनू पर बात कर रहे थे, नुमाइंदे हमारे साथ लाइन पर है मुस्तनसर। जब से ये बनू का वाकया हुआ, इतने ज्यादा कैदी तालिबान वहां से शरपसंद तो जेल छुड़ा कर ले गए, लेकिन सवाल ये है कि 1.5 घंटे तक वो लोग कार्रवाई करते रहे, लेकिन कोई रेजिस्टेंस सामने नहीं आई, फोर्सेस सामने नहीं आए, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस हवाले से कोई इंतजामिया का कोई मौकिफ सामने आया? इतना डिले, इतनी देर क्यों की गई? जी देखिए शाजिया, ऐसा है कि जो सेंट्रल जेल बनू की इमारत है, इसके करीब करीब 3 थाने हैं, थाना डुमेल, थाना बच्चा खेल और थाना टाउन। ये 3 थाने इसके करीब है। और सेंट्रल जेल की इमारत को अगर कोई बंदा पहुंचता है तो 3 मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी है, जिसके जहां पर तलाशी ली जाती है और उसके बाद उसको जाने की इजाज़त दी जाती है। ये जब वाकया हुआ है तो जेल हुकाम का कहना है कि हमने मुतअद्दिद बार पुलिस हुकाम को बताया, उन्हें टेलीफोन कॉल की, लेकिन कोई भी पुलिस हुकाम वहां पर नहीं पहुंचा, ना किसी ने वहां पर रश किया। कल आईजीपी केपी के अकबर खान होती ने भी सेंट्रल जेल बनू का दौरा किया, तो उन्होंने भी बरमला ये कहा कि ये पुलिस, मकामी पुलिस की नाकामी है। और जो 6 पुलिस एहलकार जेल के बाहर ड्यूटी पर तैनात थे, उनके पास LMG गन्स भी थी, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो शवाहिद हैं वो शकूक शुबात पैदा कर रहे हैं कि जेल के अंदर कुछ ऐसे लोग मौजूद थे जिनके राब्ते थे तालिबान के साथ और जिन्होंने उनको रास्ता फराहम किया यहाँ तक पहुँचने के लिए। बहुत शुक्रिया मुस्तनसर। यकीनन हमारे सिक्योरिटी इदारों की एक तो नाकामी है, लेकिन सही ये बात कह रहे हैं कि शायद अंदर से कुछ लोग भी मिले हुए थे। वो उन्होंने ये कहा कि वजीर साहब का या IGP साहब का ये कहना था कि ये हमारी पुलिस की नाकामी है। मुझे तो लगता है ये उनकी कामयाबी है। जिनको वो गालबन बुला रहे थे इमदाद के लिए, हो सकता है वही कपड़े बदल के और चेहरे पर नकाब डाल के उनको छुड़ा के ले गए। लेकिन इसका एक पहलू है, पिछले साल अप्रैल में कंधार में भी इसी तरह की एक जेल ब्रेक हुई थी और बहुत सारे कैदी फरार हुए थे, जिस पर पूरी दुनिया ने यह कहा कि फेल्ड स्टेट है अफगानिस्तान। तो इसका एक पहलू ये भी है कि अगर बन्नू से इस तरह भले किसने भी छुड़वाए हैं, लेकिन ये जो तरीका इख्तियार किया छुड़वाने का, इससे मेरा ख्याल है कि बड़ी बदनामी हुई है। एक कॉलर है हमारे साथ, फारूकी अमेरिका से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मुझे भाई समी साहब से बात करनी है। जी कीजिए। जी फारूकी साहब। भाई समी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरे मोहतरम, आप भी अमेरिका पलट है। जी जी बिल्कुल। समी साहब जी जी इरशाद।
मेरे मोहतरम आप भी अमेरिका पलट हैं, लेकिन एक बात मैं अर्ज करूंगा पाकिस्तान के मुताल्लिक, रोम जल रहा था और नेहरू बंसुरी बजा रहा था। हेलो जी जी, आप कहिए, हम आपकी बात सुन रहे हैं, प्लीज आप मुकम्मल कीजिए अपनी बात। मैं अर्ज कर रहा हूँ, रोम जल रहा था और नेहरू बंसुरी बजा रहा था। पाकिस्तान में बंदरबाट हो रही है और गरीब मर रहा है सन 47 से और आज तक। मेरे मोहतरम जी ठीक है, मेरा ख्याल है बहुत उनका शुक्रिया। पॉइंट ब्रेक के बाद जी। इसका जवाब दे दें। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इन कॉलर का जवाब देंगे, साथ ही हम बात करेंगे कि नए सूबे बनाना वाकई मुल्क की ज़रूरत या सिर्फ एक सियासत। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुशामदीद। एक और कॉलर है हमारे साथ, एजाज कराची से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। शाजिया कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, ये काजी साहब और काजमी साहब, इन दोनों का दिली गहराइयों से एहतराम करता हूँ। बहुत अच्छा इनका एक तबसरा होता है। अच्छा, दूसरा ये कि एक तो आप माशाल्लाह प्रोग्राम का स्टैंडर्ड बहुत हाई है, बहुत अच्छा है। थैंक यू। और इसके अलावा ये है कि आपसे बात करनी थी बन्नू जेल के मुतालिक कि ये तो देखें कि करप्ट तरीन गवर्नमेंट जो इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी भी कहती है, इसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ये लॉर्ड नज़ीर साहब को जो मुसलमानों के लिए के पेट में मुसलमानों के लिए उनके पेट में दर्द हो रहा है, ये 10 साल से कहाँ से हो रहा था जब मुसलमानों का खून नाक इतना बह जा रहा था, और अभी अचानक इनके दिल में जो है वो मुसलमानों के लिए हमदर्दी, शायद उनकी वहाँ पे कोई सियासत लिपट गई है। तो बस ये कहना था कि बस बहुत शुक्रिया एजाज साहब। इसका मैं इनका नाम इरशाद इन्होंने बताया, एजाज। अच्छा एजाज साहब, एक तो लॉर्ड नज़ीर साहब के हवाले से मैं बात करूंगा कि अगर आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो लॉर्ड नज़ीर साहब ने हमेशा आवाज़ उठाई है, और ये मैं कई साल पहले की बात आपको बता रहा हूँ कि जो इराक में जिस वक्त हमला हो रहा था उस वक्त भी उन्होंने ये बात कही थी, खुलकर कही थी, और वो बरतानिया में उन ताकतों के साथ हमें नज़र आए जिन्होंने इराक के अंदर जो फौज कशी की गई उसकी उन्होंने मुखालफत की। अफ़गानिस्तान में भी जो मुसलमानों के साथ ज़्यादती हुई है उस पर भी उन्होंने हमेशा आवाज़ उठाई, और ख़ास तौर पर कश्मीर में। तो ये कहना कि शायद उनकी कोई सियासत सिमट रही है, नहीं, ये बात मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। उनका ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है कि उन्होंने हमेशा बात की है और बड़ी खुलकर बात की है, और अब क्योंकि उन्होंने जो इस पर लेबर पार्टी, जैसे काजी साहब ने बताया, खुद बरतानिया के अंदर एक इस तरह की टूट फूट हो रही है, तो उसकी वजह से उन पर भी उन्होंने उनकी मेंबरशिप वो मनसूख की है, और उस पर वो एक तहकीकात, और लॉर्ड नज़ीर वापस जा रहे हैं जवाब देने के लिए। और दूसरी एक कॉल थी अमेरिका से जो कॉल आई थी, तो ये तो बात दुरुस्त है कि मैं कुछ अर्सा अमेरिका में रहा और अब पाकिस्तान में हूँ, लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर जो मामला है, मैं कॉलर की बात से इत्तफाक करता हूँ कि यहाँ पर जो गुर्बत है, जो लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, काजी साहब, उसकी वजह एक है कि हम अभी तक कोई ऐसा निज़ाम वजह नहीं कर सके जो ट्रांसलेट कर सके। इसी जोड़ लेंगे हम अपने सूबों की खबर से। वैसे बात यह है कि सियासत की कई तरह की सियासत होती है। आज जो सियासत हो रही है वो इसलिए नहीं हो रही कि आपने आवाम का कोई भला करना है, ये तय पा गया है। और ये तो आपने बड़ी लोडेड स्टेटमेंट दे दी सियासतदानों पर कि इसलिए नहीं हो रही। आप मुसलसल और पहम गुफ्तगू कर रहे थे, मुझे थोड़ा सा बोलने दें, फिर आप ज़्यादा बोल लीजिएगा। वो यूँ है कि ये जो पूरा एक सिस्टम, यहाँ मिसाल तौर पे सूबे बना दे, बहुत अच्छी बात है, सूबे बनने चाहिए, छोटे छोटे यूनिट्स होंगे तो बेहतरी होगी, मगर ये सूबे इसलिए बना रहे हैं कि जरदारी साहब ने यहाँ बेहतरी फरमानी है। अब वो चूंकि पंजाब गवर्नमेंट वो कह गए हैं पंजाब को कि भाई मैं आपका सरिया, वो जिस तरह उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैं मेरी वजह से आप इक़्तिदार में। अब जब यहाँ पे हर सियासी अमल जो है एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हो, अवाम के लिए ना हो, और सिस्टम आप वो इम्पोज कर दें जो एंटी पीपल हो, जिसमें आप अमीरों को टैक्स ना लगाएं, गरीबों पे। मुझे ये साल पुरानी फिगर है, उसको मैं अभी अपडेट नहीं कर सका, स्टेट बैंक की फिगर थी अभी 2 साल पुरानी, कि जो गरीबों पे टैक्स लगा वो तकरीबन 23% उस पर इजाफा हुआ, और जो अमीर आदमी पे टैक्स लगा वो 0.6%। स्टेट बैंक की फिगर है 0.6%। तो बात यह है कि इसका मतलब ये है कि आप बेहतरी पुतरी के लिए सिर्फ गुफ्तगू, ऐलानात,
बयानात और अखबार की सुर्खियां, अवाम के लिए कुर्बान, जमहूरियत जिंदाबाद, अमली तौर पे नीचे से काम किया। कभी CNG महंगी, कभी पेट्रोल महंगा, कभी हर जरूरत की चीज महंगी, कार्टल्स की प्रोटेक्शन, कार्टल्स के प्रॉफिट आसमान पर हम ले जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल में एक अहद है इस सियासत। वैसे आप भी सियासत शुरू करते हैं, बड़ी अच्छी आप तकरीर करते हैं। मैं एक अर्ज करना चाहता हूं, मैं जवाब गलत बात है तो वो बता मैं अर्ज करता हूं, कोई एक मुझे अमल बता दें। अब मुझे ये मत कहिएगा कि बेनजीर इनकम प्रोग्राम जो विच वाज अ डिजास्टर, कोई एक बड़ा काम अवाम के लिए किया हो। मुझे भी कुछ पूछना। मैं आपको जवाब देना, आपने जो बात कही ना कि CNG की प्राइस ज्यादा है, गरीब के साथ ज्यादती है, वो बिल्कुल आपने सही बात कही। अब मुझे आप ये बात बताएं, क्या आप ये समझते हैं कि सराइकी सूबे को बनाना वहाँ के लोगों की ख्वाहिश नहीं है? तो फिर आप ये जो आप बात कह रहे हैं कि ये अगर कोई सियासतदान या कोई सियासी पार्टी किसी जगह के लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक फैसला करती है तो आप उसे तस्लीम करने फरमाया है कि नीयत ये नहीं है हुक्मरानों की। आप नीयत आप जो असेंबली में पड़ी हुई पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जो LPG की कीमत सीधी नहीं कर सके, मैं उनकी नीयत पे कैसे ठीक। हाँ, अब चूंकि पंजाब में इनके इक़्तिदार को दो लख्त किया जा सकता है। हाँ। ये एक ताले आजमाई है। जरदारी के साहब के साथ भी कोई नेक सलूक नहीं किया गया था जब वो जेल में थे, और वो सारी कहानी हम पर्सनल वेंडेटा है भाई। ये आप लड़ते रहे, बहुत ज्यादती की बात है, बड़ी ज्यादती की बात है कि आप सराइकी सूबे की जो बात है, मैं सराइकी सूबे की सपोर्ट करता हूं। तो फिर ये सारी आपने गुफ्तगू मैं ये कह रहा हूं कि इसकी टाइमिंग देखें। सिर्फ पंजाब में कि पूरे मुल्क में डिविजनल बुनियादों पर सूबे नहीं बनने चाहिए। अब हज़ारा की बात नहीं करते, आप सिंध की बात नहीं करते, सिंध में सूबे नहीं बनने चाहिए। नहीं होना चाहिए, जहां जहां लोगों की डिमांड है। मिसाल के तौर पे सराइकी के लोग आए सामने, उन्होंने कहा जी हमें सूबा दे दिया जाए, तो भाई अगर उनकी डिमांड है तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं। हज़ारा वाले कहते हैं कि हमें नाम दे दिया जाए हमारा सूबे का, तो इसमें भी कोई बात नहीं है। मसला ये है कि मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर रहा था कि सियासतदानों की हर बात पे शक करना काजी साहब ज़्यादा मुनासिब नहीं है। और एक और मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, कोई ऐसी बात बता दें जिस पे हम शक ना करें। 5 साल 6 साल हो गए गवर्नमेंट में इसको आए हुए, 1.5-200% कीमतें बढ़ गई हैं, गुर्बत की लकीर से लोग रोजाना नीचे गिर रहे हैं। तो हम क्या करें, बताएं क्या करें? सियासतदानों की तरह मैं कुछ और बात कर रहा हूँ और आप क्यों? चलिए मुझे आप है तो कोई उस नहीं बता दें, कोई औसाफ हमीदा बता दें, एक तो बता दें कि भाई हम आज जश्न मनाते हैं, आज इन्होंने ये कर दिया। नहीं, हम ये बातें नहीं कर रहे। ये मौजूदा जो हुकूमतें हैं ये डिलीवर करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम हुई। तो फिर आप इस पे बहस नहीं करते, अगली खबर चले नहीं अगली खबर शरीफ जोया से तो बात करने एक सिर्फ बात करना चाहता हूं, जिन्होंने बात कही ना काजी साहब ने कि सरिया निकालना है। देखिए, अगर आप सरिया निकालने सदर साहब ने नहीं कहा, मुझे इजाजत देंगे बात करने की। एक तो बोलने नहीं देते, सदर साहब ने कहा है ना कि आमिर का सरिया निकाल देंगे। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि वो जो सरिया निकालने की बात है वो चंद इंडिविजुअल से हवाले से बात किया उन्होंने? ये एक सिंबॉलिक सोच है। क्या बेसिकली जो छोटे सूबे हैं ना, एक मेरी अर्ज कर लेने दें काजी साहब, अगर आप या तो मैं खामोश हो जाता हूँ, आप ही बोलते रहिए। मैं ये जो मैंने जो उसकी इंटरप्रिटेशन आई है, जो मेरी पीपल्स पार्टी के लोगों से गुफ्तगू हुई है, उनके मुताबिक ये है कि छोटे सूबों के अंदर एक ये एहसास महरूमी है कि पंजाब डिक्टेट करता है, तो उसकी वजह से जो एक जो पंजाबी सोच है, जो इक़्तिदार की जो सोच है, वो जो सरिया है उसको निकालने की बात। शरीफ जोया से इस इक़्तिदार की सोच की बात करें तो शरीफ जोया, लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सराइकी बेल्ट में इसी नारे की बुनियाद पर इलेक्शन जीतने की कोशिश करेगी, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही, इसमें तो कोई दूसरी राय भी नहीं है, क्योंकि सदर ने भी ये कह दिया कि हम इलेक्शन से पहले जो है वो सराइकी सूबे का ऐलान कर देंगे। उसका जो नाम होगा, उसका जो फैसला है या ऐलान है, वो वज़ीर आज़म करेंगे। तो इसमें तो कोई दूसरी राय है नहीं कि पीपल्स पार्टी ने मुकम्मल अब तैयारी कर ली है कि जो जनूबी पंजाब में जो इलेक्शन कैंपेन है वो इस सूबे के हवाले से ही होगी। और जो सदर जरदारी हैं, उन्होंने कल ये भी कह दिया कि अब सराइकी बैंक भी बनाया जाएगा। तो उसमें अब वो खतो खाल जो है वो उसके अब तय होने शुरू हो गए। कल जो सदर यहाँ मौजूद थे, मुख्तलिफ लोगों से उनकी मुलाकात बड़ी जल्दी में लग रहे हैं सदर साहब। कौन जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि लेकिन इसमें दो चीज़ें अब सामने आ गई हैं कि जो भी जनूबी पंजाब में जो अब सियासत करेगा उसको या तो सूबे के हवाले से बात करनी पड़ेगी, या वो जो अवाम के एक दरीना मुतालबा है उस पर अमल करना पड़ेगा। इस हवाले से हमारे लोगों से भी बात हुई थी। उनका ये कहना था कि ये नारा जो है सराइकी सूबे का बहुत अरसे से हम सुन रहे हैं, और कभी वज़ीर आज़म उसकी हिमायत करते हैं, तो कभी MKM भी उसकी हिमायत करती है, मुस्लिम लीग काफ भी उसकी हिमायत करती है। और आप तो सदर जरदारी ने जब कह दिया तो फिर उसके अलावा तो कोई बात रहती नहीं है। जो उसके आईनी जो तरीक़ाकार है उसको अमल करें, और अगर सराइकी सूबा बनाना है या जनूबी पंजाब का सूबा बनाना है तो उसको बनाया जाए। तो इसका मतलब इस नारे को लोगों की सपोर्ट मिल रही है, लोगों की पज़िराई मिल रही है इस नारे को? कुछ लोग जो हैं जो इसमें सराइकी सूबे के वाकई हिमायत में हैं, वो तो
सदर जरदारी के आने के बाद तो 100% उनके साथ हैं कि पीपल्स पार्टी जो कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन दूसरे लोग भी मौजूद हैं यहाँ पर, दूसरा तबका भी मौजूद है। वो ये कहते हैं कि इसको लिसानी बुनियादों पर नहीं होना चाहिए, इंतजामी बुनियादों पर होना चाहिए और इसको सियासी स्टंट के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर हुकूमत वाकई सीरियस है, लोग भी सीरियस हैं, जमातें भी अगर इस मामले पर संजीदा, तो फिर इस मामले पर देर नहीं होनी चाहिए। और सिर्फ सराइकी सूबा ही नहीं, फिर पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ सूबों की डिमांड है वहाँ पर बना लेना चाहिए। सिर्फ सराइकी सूबे पर इतना जोर नहीं देना चाहिए, जो कि यहाँ पे जनूबी पंजाब में वाकई महरूमियत तो है, इस बारे में तो कोई दूसरी राय भी यहाँ पे नहीं है। लेकिन लोगों का ये कहना है कि जो इंतजामी बुनियादों पे जो सूबे बनाए जाएं और उसको पूरे पाकिस्तान में बनाए जाएं, ताकि किसी भी इलाके में कोई तफरीक ना हो और कोई लिसानियत की जो हवा है उसको फ़रोग ना मिले। सही लगता है कि सदर साहब का जो दौरा था ये सराइकी सूबे पर ज्यादा फोकस रहा है। बहुत शुक्रिया शरीफ देखिए, इसमें जो शरीफ जोइया ने बात की इसमें तो कोई शक ही नहीं है, ये सियासी जमातें हैं और जूं इलेक्शन नजदीक आएगा ये वो चीजें जो आवाम को अट्रैक्ट करेंगी। मतलब इनके पास कोई और मंशूर नहीं है सिवाय सूबों की बात करने की, क्या लेके जाएंगे आवाम के पास? 10 चीजें हैं ना। एक जो काजी साहब और हम हमेशा बात करते हैं कि गुर्बत अपनी जगह पर है, बेरोजगारी अपनी जगह पर है, जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है वो अपनी जगह पर है। अब देखना ये है कि जब आवाम वोट डालने जाते हैं तो वो किस इशू की बुनियाद पर वोट डालते हैं। और हम पहले दिन से, जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ, हम ये बात अर्ज़ कर रहे हैं लोगों की खिदमत में कि अगर आप पाकिस्तान में सही हकीकी ओनरशिप चाहते हैं पाकिस्तान के मामलात में, तो आप इंतखाबी नारे एक तरफ, आप ये देखें कि 4 साल में 5 साल में किसने क्या डिलीवर किया जिससे आवाम को फ़ायदा हुआ। अगर वो ऐसे नुमाइंदे मुंतखब करने में या ऐसी पार्टी को इक़्तिदार देने में आवाम कामयाब हो जाते हैं कि जो उनके मसाइल के हल के लिए संजीदा है, तो मसला हल हो जाएगा। पहले तो बात है कि ऐसी पार्टी अगर मार्ज वजूद में आने में कामयाब हो जाती है कि वो सारे काम करे जो इन्होंने फरमाया है, वो हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि जब आपकी रियल काम, जब आप रियल काम, अवाम इतने खफा है, अवाम इससे ज़्यादा खफा है इनसे, जिनकी खातिर कोड़े खाए, वो बेनजीर भुट्टो के साथ 200 लाशें जो गिरी, वो बड़े नाराज हैं। सियासतदानों की बजाय किसको लाएं? यहाँ किस दिन पूछ लेंगे, सियासतदानों की बजाय किसको लाएं? अब आप अल्टरनेटिव फौजियों को समझते हैं और आप फौजियों की वर्दी के पीछे छुप के जो इनके जराइम हैं उनको जस्टिफाई ना करें प्लीज। अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये जो सराइकी सूबा है ना, अब सराइकी सूबा बनना चाहिए, मैं इसके मगर बात यह है कि ये चूंकि कोई और मीनिंगफुल इकदाम कर नहीं सकते, अब सराइकी बैंक बना दें, परसों सराइकी प्लाजा बना दें, इस तरह की बैंक बनेगा ना। पंजाब बैंक भी बना था, पंजाब बैंक बना था ना, पंजाब में गुर्बत दूर होगी। एक तो आप डरा देते हैं, बात ऐसे करते लोगों को मिसगाइड ना करें। बात यह है कि ये सारी कॉस्मेटिक चेंजेस हैं। रियल चेंज का मतलब शहबाज शरीफ साहब ने जो कहा है कि मैं 5 मरला स्कीम बनाऊंगा, अगर वो गरीबों को देते हैं, दैट इज अ रियल स्कीम। बिल्कुल, दैट इज अ रियल स्कीम। एक कॉलर है जंग से, अंजुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, बात यह है कि मैं कारी साहब और समी साहब से ये कहूँगा कि बात यह है कि ये जो भैंस के आगे बीन बजाते हैं, इतना अच्छा ये प्रोग्राम है, जबरदस्त प्रोग्राम है, लेकिन ये भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है। हुकूमत का फैसला तो आपने सुप्रीम कोर्ट का सुन लिया होगा कि ये तो बेईमान लोग हैं, ये क्या करेंगे मुल्क के लिए? कुछ भी नहीं करेंगे, फजूल बातें आप करते हैं। यकीन करो, ये जो कर रहे हैं ना आप बात, इसका बिल्कुल कोई फायदा ही नहीं है। हालांकि प्रोग्राम इतना खूबसूरत है कि मजा आ जाता है सुनने में, लेकिन ये लोग बड़े कमीने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अंजुम साहब। ये आवाज भी आप लोगों के लिए उठाते हैं, आपके मसाइल की तो बात करते हैं। मैं हमेशा कॉलर से और आपसे भी अंजुम साहब ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हम ये चाहते हैं कि डिसेंसी जो है वो यकीनी आए, तो जो अल्फाज हम इस्तेमाल करें डिसेंट वे में यूज करें। देखिए, इस हुकूमत की परफॉर्मेंस से हम भी मुतासर ये नहीं है, इसलिए कि ये गरीब आदमी के मसाइल हल करने में कोई इतनी ज्यादा मददगार साबित नहीं, बल्कि उन मसाइल में इजाफा ही हुआ है। फिर भी वही बात करूंगा कि पाकिस्तान के अमीर आदमी के मसाइल बका जो है, अगर इजाजत दें काजी साहब, अगर मसाइल होते कहाँ हैं? कुछ जो थोड़े बहुत थे अमीर आदमी के मसाइल, चलिए बात पूरी कर लें। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो सारे के सारे जो मसाइल हैं, इसके हल का एक ही सिर्फ इसका हल है कि अगर पाकिस्तान के अवाम इंतखाबात में अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। अच्छा, मुझे ईमेल्स कुछ हैं वो शेयर करनी है। सौलत नदीम ने हमें ईमेल किया, वो कहते हैं कि मैं वीआईपी कल्चर पर बात करना चाहता हूँ। करप्ट वीआईपीज को कभी नहीं पकड़ा गया, अगर पकड़े भी गए तो उन्हें वीआईपी जेलें दी गई। इस सिस्टम की वजह से जो गिलानी साहब है, मिस्टर गिलानी साहब, ये खुलेआम कहते हैं कि वो 6 महीने के लिए जेल जाना पसंद करेंगे। मैं सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहता हूँ कि अगर उन्हें सजा हुई तो क्या उन्हें आम कैदियों की तरह ट्रीट किया जाएगा? अगर उन्हें आम कैदियों की तरह ट्रीट किया जाएगा तो वो समझते हैं कि वो 6 दिन भी जेल नहीं काट सकेंगे। दूसरी ईमेल है कराची से, शराज मून अकरम कहते हैं कि हम सबको मसाजिद में मिलकर ये दुआ करनी चाहिए कि ये जो लीडर्स हैं, ये जो हम पर मुसल्लत किए गए हैं, ये हमारी जान जल्दी छोड़ दें, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख की सबसे करप्ट हुकूमत है ये बिल्कुल सही बात कही कॉलर ने कि वीआईपी जो है उसको पाकिस्तान में कभी सज़ा नहीं सुनाई जा सकती अनलेस कि वो वीआईपी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को रियल थ्रेट करे। उसमें हमने देखा
जुल्फ़िकार अली भुट्टो अगरचे बड़े अमीर आदमी थे, बहुत बड़े जागीरदार थे, लेकिन उनको रात की तारीकी में फांसी पे लटका दिया गया। और फिर इसी तरह जिस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब ने एस्टेब्लिशमेंट को ललकारा तो उन्होंने उनको जहाज़ में उनके हाथ बांध के 10 साल के लिए उनको सऊदी अरब भिजवा दिया। अब इसी से मैं एक आपकी ये जो इन्होंने जो बात की और अदालतों का मामला बीच में आया, एक सदारती रेफरेंस है जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो अदालती उनको सज़ा मौत हुई थी उसके हवाले से, उसमें अब इत्तेज़ाज़ एहसन साहब को पीपल्स पार्टी ने अपना वकील बनाया। लेकिन देखना ये है, जो पीपल्स पार्टी के लोग सवाल करते हैं कि जो सोच आज से 30 साल पहले थी, जिसने 40 साल पहले थी, जिसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी थी, क्या वो सोच अदालतों से ख़त्म हो गई? तो उसमें एक अदालतों से मेरा भी एक सवाल है। एक बड़ी तारीख की सितम ज़रीफ़ी है काजी साहब, आपका कमेंट चाहूँगा इस पर। जस्टिस नसीम हसन शाह उस बेंच में शामिल थे जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सज़ा मौत सुनाई थी। आज उनके दामाद जस्टिस आसफ सईद खोसा, जो NRO केस है उसकी भी समाअत उन्होंने की है, तौहीन अदालत की भी समाअत की है, और इसमें आज मुल्ज़म कौन है? दर हकीकत ये जो वज़ीर आज़म के खिलाफ सारा केस है ये इसीलिए है ना कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो दामाद हैं आसफ अली ज़रदारी, इस वक्त सदर पाकिस्तान है, उनके बारे में ख़त लिखा जाए स्विस अदालतों को, और अब सदारती रेफरेंस भी इसी सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गया। तो लोग ये सवाल करते हैं कि क्या ये वही सोच तो नहीं है सुप्रीम कोर्ट में जो आज से 40 साल पहले थी, जब एक खास पार्टी को निशाना बनाया जा रहा था? अगर आप इसको रिवेंज का नाम दे रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि रिवेंज। मैं एक तो अर्ज कर दूं इस बात में कि एक जब आप रियासत या एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं तो एग्जेक्टिव उसका हिस्सा ही होती है, मगर एग्जेक्टिव हमारे यहाँ इसकी पिक्यूलियर तारीख रही है, ये अंदर बाहर आती जाती रही। यानी 68-69 की जो मूवमेंट थी उसके बाद एक नई रूलिंग क्लास पीपल्स पार्टी की शक्ल में सामने आई। मगर अगर आप गौर से देखें, मतलब गिलानी साहब जो हैं, ये इस बात इनकी ठीक है, यहाँ पे इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को जो है बड़ा वो ग्रजिंगली देखती रही है यहाँ की एस्टेब्लिशमेंट, मगर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी तो वजारत में रहे हैं ना ज़ियाउल हक की। बात यह है कि ये सारे बुनियादी तौर पर एक ही खेल है, कभी ये एक तरफ हो जाते हैं, कभी एक डिवाइड। ये जो इस वक्त जो मामला है अदालत का, जिस पर्टिकुलर में देखिए, मैं जरा स्पेसिफिकली आपका कमेंट इस पे चाहूंगा। मैं ये कहता हूं समी साहब की कोई ऐसी लाइन ऑफ डिमार्केशन आप ड्रा नहीं कर सकते। अगर आज कल के एक या दो अगले प्रोग्राम में हम देख लेते हैं कि मजलिस शुरा में इन लोगों के मसलन ख्वाजा आसफ साहब के वालिद साहब जो थे, जो इस वक्त हैं मुस्लिम लीग के लीडर हैं, वो इस मजलिस शुरा के वो स्पीकर थे। तो अगर आप देखें तो बेसिकली दिस इज ये जमहूर दो किस्म की जमहूर बन गई है। एक वो VIP वाली जमहूर जो हमें सदफ ने या क्या उस बच्ची ने हमें भेजी है ईमेल कि जी जमहूर की तो जेल भी बड़ी मुख्तलिफ होती है, तो जमहूर के दो हिस्से बन गए हैं समीम इब्राहिम साहब। तो ये मेरे लेकिन सवाल ये है कि नसीम हसन शाह ने भुट्टो को सज़ाए मौत दी, और अब आज जो सुप्रीम कोर्ट में उनके दामाद हैं, और वो भी बिल्कुल वैसे ही आप बादियो नजर में उन्होंने हर चीज को करप्ट भी करार दे दिया था। तो ये क्या वो मैं ये सवाल मेरा आपसे ये है कि जो एक ये सोच है पीपल्स पार्टी में, ये बहुत सारे और दूसरे लोगों में, ये इस सोच के बारे में आपका क्या कमेंट है? आप बिल्कुल, मैं आपसे 100% इत्तेफाक करता हूं। ये मैं बात शुरू में कह चुका हूं कि एक्सेप्ट करती है एस्टेब्लिशमेंट ग्रजिंगली, मगर होता क्या है? होता यह है कि जब आपका डिस्कनेक्ट हो जाता है अवाम से, अपनी पावर बेस से आप दूर हो जाते हैं, पॉलिसीज आप जो हैं वो अमेरिका बहादुर की इकोनॉमिक और खारजा नाफज करके लोगों को दूर करते हैं और लोगों को ज़बानी जमा तफरीक पे रखते हैं, तो फिर आपके दुश्मन आपके करीब आते हैं, जिन्हें आप मुबैना तौर पर दुश्मन कह रहे हैं, और फिर आप तनाव होते हैं। तो अपनी पावर बेस को ना छोड़ें, जो कि आपकी पावर बेस अवाम है। सही वक्त कम रह गया, आप लोगों की खबरें भी हैं, वो भी डिस्कस करनी है काजी साहब। मुख्तसरन एक तो मैं लिया की एक खबर है, फिर आज बात करूंगा, और जैसे बार बार लगता है कि रिपेटिटिव हो जाते हैं हम, या रेपिटिशन होती है। लिया में एक 4 साल बच्ची को फिर से बनी किया गया। मैं इसमें जो ख़ास पॉइंट आज ये बनाना चाह रहा था कि जब कोई सज़ा नहीं होती, जब कोई आपने एक खबर पे कितना हम रोए और पीटे, ये कसूर वाली, कल फिर इसकी अपडेट ले लेंगे हम अपने कसूर के नुमाइंदे से, क्या हुआ और क्या नहीं। वो जो सदफ जमीला है, जो उसका इशू था, उसमें क्या हुआ, ये जब नहीं होती नहीं, वो मैं वहाँ की बता देता हूँ आपको। वहाँ पर थोड़ा सा जो, बल्कि वहाँ से तो ये खबरें आ रही हैं कि अब जो मावराए अदालत कत्ल हैं उस इलाके में उनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है। बज़ाहिर लोग इसकी बड़ी वो कहते हैं कि जिन लोगों को मारा जा रहा है वो बड़े इश्तिहारी थे और उससे बड़ा इलाका जो है साफ़ होता जा रहा है। लेकिन एक सवाल ये बड़ा उठ रहा है कि क्या जो लोग, जिन मुलज़मों को आप पुलिस ने खुद ही मारने का वो सिलसिला शुरू कर दिया है, क्या ये रूल ऑफ लॉ की जानिब जाएगा या ये मज़ीद अनार्की की जानिब जाएगा? तो वो जो एक स्टेट विद इन स्टेट है, कैसे हम ये चंद एक पुलिस ऑफिसरों को ये इख्तियार दे सकते हैं किसी इंडियन फिल्म की तरह कि वो चंद सहाफ़ियों को बुलाएं, ताजरों को बुलाएं, एक कमेटी बना के उसके बाद मार के तो फिर अपने ही उनके चंद टाउट जो हैं वो जाके फूलों की पत्तियां फेंकें और उन मुलजमों की लाशों पर। कुछ लोगों का ये कहना है कि दर हकीकत ये जो सारे मुलजमान हैं ना, जो इश्तिहारी हैं,
ये बड़े बड़े सियासतदानों और जो बड़े जर्नैलों ब्यूरोक्रेट्स के बेसिकली नुमाइंदा होते हैं और उनके लिए सब बत्ताखोरी करते हैं। इनको एलिमिनेट करने का मतलब ये है कि उन बड़े लोगों के खिलाफ एविडेंस को ख़त्म करना। तो बज़ाहिर ये बड़ी एक अच्छी चीज़ नज़र आ रही है कि आपने जनाब इश्तिहारी ख़त्म कर दिए, नो गे एरिया ख़त्म कर दिया, लेकिन इसके साथ साथ उन बड़े लोगों के खिलाफ आपने एविडेंस भी खत्म कर दिया। अच्छा, एक और आपकी बड़ी आम खबर थी, नौजवानों की उम्मीदों का मरकज इमरान खान डॉक्टर कदीर खान से उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि वो उनकी पार्टी को ज्वाइन कर लें। खबर थी और डॉक्टर साहब एक दफा हमारे प्रोग्राम पे हमने कोशिश की थी कि उनको लाइन पे ले लेकिन राब्ता नहीं हो सका, तो वो उन्हें चेयरमैन लेना चाह रहे हैं और 1 घंटे की उनकी मुलाकात भी हुई है। नौजवानों के चेयरमैन यानी नौजवानों डॉक्टर कदीर खान साहब, वैसे उनकी सोच जवान है, ये मैं आपको बता दूं, और बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू में नौजवानों की बात ये की कि ज़ाहिर है नौजवानों का एक टिल्ट है इमरान खान साहब की तरफ, और वो ज़ाहिर अब हमारे और मगरबी मीडिया में भी सामने आते रहते हैं। उनका जो इकोनॉमिक प्रोग्राम विलेज प्रोग्राम के हवाले से सामने आया था, वो 10 करोड़ की नहीं 1 करोड़ की फिगर थी। 10 मिलियन जो है, ज़ाहिर है 1 करोड़ गालबन अगर इसे हम ट्रांसलेट करें फिगर्स में आप 5 साल सियासतदानों की फिगर्स में तो आप बहुत ज़्यादा गलती कर जाते हैं। 5 साल में वो खर्च करना चाह रहे हैं एक गाँव में, और ये उनके जो हैं जहांगीर तरीन साहब उन्होंने प्रोग्राम दिया था। समी इब्राहिम साहब, ये लद गए ज़माने कि जब कोई इकनॉमिक प्रोग्राम कोई दिया करती थी पार्टियाँ। अब तो एक ही इकनॉमिक प्रोग्राम में 1 पॉइंट एजेंडा है कि आएँ और वो करप्शन का नारा लगे और इधर से कोई फवाद चौधरी साहब आ जाएँ तहफ़्फ़ुज़ करने, PM साहब के जो साहबजादे हैं उनका, या और वकील कोई आ जाए। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं, ये बिल्कुल नहाए धोए साफ़ सुथरे हैं। बात यह है कि वो इमरान खान ने बहरहाल या उनकी पार्टी ने एक प्रोग्राम बात तो की, बात करनी पड़ेगी जल्द या बदेर। आप रियासत की बात पे तो आपने 2 सियासतदान बात करते हैं तो आप कहते हैं जी आएगा जाएगा बात करेगा, खत्म कर देंगे। इमरान खान ने पहली दफा बात की ना, बाकी तो बात जगाना पड़ेगा। देखें ना, कल हमारी रिट को एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बनू में बना दिया। ये जो आप कसूर की बात कर रहे हैं, ये भी रिट है। ये स्टेट क्यों वीकन हो रही है? हम क्यों जगाना चाहते हैं इनको कि जागें उठें? जिस जगह पे आप हुक्मरानी कर रहे हैं, इस पे कल आप भी हुक्मरानी कर सकेंगे या नहीं? जिस तरह से आपने जिन फोर्सेस को आपने अनलीश कर दिया है, जो वहां पे अगर कोई सुल्तान रही बन के बैठा हुआ है, बन्नू में आके जो है वैसे वो सुल्तान रही सबको हटा दिया उन्होंने, लेकिन मलिक नवाज साहब बैठे। अच्छा, मैं एक छोटा सा जिक्र कर लूं खबर का कि वो जो अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर जो प्रोजेक्ट शुरू किए हुए थे ना USAID के, तकरीबन 135 प्रोजेक्ट्स थे भाई साहब, उनमें से अक्सरियत को उन्होंने बंद कर दिया, सिर्फ अब 30-35 रह गए हैं, बल्कि उससे भी वो कम कर रहे हैं। अमरीकी हुकाम का ये कहना है कि ये हमने प्रोजेक्ट इसलिए बंद किए हैं कि एक तो इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं और उस पर जो काम हो रहा है उसमें करप्शन भी ज़्यादा है, प्रोजेक्ट्स पे वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास अपना सिस्टम नहीं है कि वो देख सकें, उसकी अकाउंटेबिलिटी कर सकें। और दूसरा, इसके कोई खातर खा नतायज नहीं हुए 4 साल में। हमने तो ये प्रोजेक्ट इसलिए शुरू किए थे कि अमेरिका दुश्मनी में कुछ कमी होगी, लेकिन यहाँ पर तो सारी की सारी जो ओपिनियन है वो अमेरिका के खिलाफ है। तो उसके मैं उसमें ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, तो वो उन्होंने बेसिकली ख़त्म कर दिए। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल है हमारी सिविलियन गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पर, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स है या फेडरल गवर्नमेंट है, कि उनके पास जो प्रोजेक्ट्स थे उन पर सही काम ना होने की वजह से ये मंसूबे बंद हो रहे हैं। तो इससे जो डायरेक्टली मुतासर हुए हैं वो पाकिस्तान के लोग हुए हैं बिकॉज ऑफ द करप्शन। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एक फिक्रा कह दूँ, जब से 1980 से ये राइज ऑफ NGOs हुआ है, इनमें अच्छी भी लोग बहुत हैं, मगर अगर अब मजमूई तौर पे देखें तो एक नई एनजियोटिक एरिस्टोक्रेसी इस पे पैदा हुई है। और ज़मीन पे अगर हम देखें ओवरऑल तो क्यों उसके नताइज मुरतब नहीं हुए? यूँ समाज, इंसानी समाज नीचे गिरे हैं। मेरा ख्याल में ये जो फंडिंग आती रही है इसके भी कुछ और मकासद थे, कुछ अच्छे भी काम हुए, बड़े काम भी हुए, लेकिन अब अच्छा इसी खत्म हो गया। मुझे अच्छी खबर भी डिस्कस करनी है। मैं एक अच्छी खबर एक और भी है, अगर मैं इजाजत। इंडिया ये सोच रहा है कि वो पाकिस्तान को बराह रास्त सरमायाकारी की इजाजत देगा बिजनेसेस की। अगर हमारा खित्ते में कारोबार इस तरह से शुरू हो जाए तो अवाम को फायदा होगा। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब भी किसी सियासी हुकूमत ने इंडिया से ताल्लुकात नॉर्मल करने की कोशिश की है तो उसका बिस्तर गोल कर दिया गया। बहुत शुक्रिया काजी साहब आपका, समी साहब आपका। एक अच्छी खबर, बिल्कुल मेरे पास अच्छी खबर है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने दौरे पाकिस्तान की तस्दीक कर दी है और जो क्रिकेट के शायकीन हैं वो बहुत खुश हैं। यकीनन अब पाकिस्तान के जो क्रिकेट मैदान है ये भी सजेंगे। आपको याद होगा श्रीलंकन टीम पर हमले के बाद ये पहला दौरा होगा, उसके बाद सारी टीमों ने बायकॉट कर दिया था कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात की वजह से कोई टीम पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। अब यकीनन उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश के साथ अच्छी गेम होगी, अच्छा खेल होगा। और साथ ही हम ये भी उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश के बाद दूसरी टीमें जो हैं वो भी पाकिस्तान का दौरा करेंगी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक दीजिए खबर@दुनिया TV.tv पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।